हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैं अपने जो पोर्टफोलियो है उसके लिए कैसे मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा स्टॉक को मुझे बाहर निकलना है वो कैसे एनालाइज करता हूँ, कोई सेक्टर को एनालाइज कैसे करते हैं, कोई स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। तो वही मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वहाँ पर दो तीन तरह के जो माइंडसेट का लोग पाया जाते हैं, ठीक है। एक जो माइंडसेट का है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, एक जो माइंडसेट का है वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, और भी इधर उधर एक दो है। तो मैं अगर मेरे बात करूँ तो मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि सिर्फ ग्रोथ ही नहीं ये होता, उसमें भी बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, बहुत सारा चीजें होता है जो हमको देखना पड़ता है। तो वही बात है, वही बात मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं एक स्टॉक को, एक सेक्टर को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो मैं जब एक सेक्टर को और स्टॉक को एनालाइज करता हूँ, मैं अगर एक सेक्टर को लेता हूँ, अलग से ज्वेलरी का सेक्टर है, हो सकता है कोई एनबीएफसी का सेक्टर हो सकता है, हाउसिंग फाइनेंस का, कोई एसेट मैनेजमेंट का सेक्टर हो सकता है। तो आज अलग से एक एसेट मैनेजमेंट का ही जो सेक्टर है वो सेक्टर लेके ही बात करते हैं कि कैसे जो एसेट मैनेजमेंट का सेक्टर है वहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं और मैं कैसे क्या करता हूँ, ठीक है। तो अगर वो जो वेल्थ मैनेजमेंट का सेक्टर है जहाँ पर हम तीन चार कंपनी को देखते हैं मेनली, मैं तीन कंपनी को ट्रैक करता हूँ। एक है आनंद वेल्थ, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और जो है 361। ओके, तो ये तीन मेनली कंपनी है। तो मैं आज जो है आनंद राठी वर्सेस नुवामा का जो कंपैरिजन है वो मेनली करूंगा, ठीक है। एक डिस्क्लेमर है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पर आनंद राठी वेल्थ है। लेकिन मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके बात करूंगा तो ऑब्वियसली समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही बात है, किसी को नुमामा भी अच्छा लग सकता है, वो तो आप अपने अपने चीज है। लेकिन कैसे मैं एनालाइज किया इस सेक्टर को, तो वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर इस सेक्टर को देखे तो मेन जो दो प्लेयर है आनंद राठी वेल्थ और नुवामा वेल्थ, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्या देखता हूँ कि इनका जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, कितना सस्टेनेबल है। अगर हम आनंद राठी ऑयल का जो बात करते हैं कि नुवामा ऑयल लेकर शुरू करते हैं, ठीक है। नुवामा ऑयल जो है सितंबर 2024 जब आया, जिससे पहले बहुत ही अच्छा मार्केट था, और जिसके बाद जो है सितंबर 2024 के बाद जो मार्केट थोड़ा करेक्ट किया, कंसोलिडेट किया, तो ये जो फेजेस है, जो फर्स्ट फेज है तो सितंबर 2024 के आगे, तो वहां पर हम देखें तो नुवामा ऑयल अपने रेवेन्यू ग्रो 100%, 80% से ग्रो कर रहा था, ठीक है, 50%, 70% से ग्रो कर रहा था। लेकिन आफ्टर सितंबर 2024 जो है, नुवामा ऑयल का जो ग्रोथ रेट है वो घट के चला आया 30%, 20%, इवन 10% के भी नीचे आया एक दो से क्वार्टर में, ठीक है। तो ये जो है, ये नुवामा का है कि ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है नुवामा का, वो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट साइकिल के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम आनंद राठी को देखें तो आनंद राठी ऑयल सितंबर 2024 के पहले जो है वो लगभग जो है 30%, 40% के लगभग ग्रोथ कर रहा था। और आफ्टर सितंबर 2024 भी हम अगर देखें तो आनंद राठी ऑयल का जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड अराउंड घट के आया कितना, 25-30%। तो उतना ज्यादा हम देखें तो नीचे नहीं हुआ। नुवामा का क्या हुआ कि वो 100%, 80% ग्रोथ कर रहा था, वो चला आया 30%, 20%, इवन 10% भी चला आया था। लेकिन आनंद राठी का हम अगर देखें तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो लगभग बरकरार रहा, ठीक है। तो ये जो एक बात है कि सिर्फ ग्रोथ करना ही मेन चीज नहीं है, ठीक है। ग्रोथ का जो सस्टेनेबिलिटी है,
अक्रॉस द मार्केट साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि अलग अलग मार्केट साइकिल में कौन सा कंपनी अपने जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा कीमत है होता है। ठीक है, मार्केट में अगर एक कंपनी जो है कंसिस्टेंटली रिजल्ट अपना जो है ग्रोथ रेट बढ़कर रखते हैं तो उनका एक अलग कीमत रहता है। ठीक है, तो एक बात है कि ग्रोथ जो है वो कितना सस्टेनेबल है और कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर और एक बात करूँ तो जो मैंने बोला कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है नुवामा का बहुत ही घट गया, लेकिन आनंद राठी का क्या हुआ, मोटा मोटी वही रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा था। पहले 30-40% का ग्रोथ आ रहा था और बाद में शायद वो घट के 25 to 30% के लगभग आया है। तो वही एक बात है कि कंसिस्टेंटली आनंद राठी जो है ग्रो कर रहा है और सस्टेनेबल है क्या, ये तो हमें देखना पड़ेगा। फिर जो एक पॉइंट है कि मैनेजमेंट जो कमेंट्री मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है कि हम सभी मोटा मोटी जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि ये हर एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट आके जो है हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ एक कम्युनिकेशन करता है कि ये हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है, कैसे नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट फ्यू ईयर का क्या प्लानिंग है, क्या हो सकता है, उस बारे में बात करता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट जो है अपना गाइडेंस देता है। तो आनंद रथी का अगर गाइडेंस देखे तो आनंद रथी का गाइडेंस क्या है, उतना ज़्यादा नहीं है कि हम 50% 70% से ग्रो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया कि हम 20-25% से ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट 5-10-15 ईयर्स। तो ये जो बात है कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया कि हम लंबे टाइम तक हम 20-25% से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा कमिटमेंट है और वो जो है पिछले की कुछ सालों में वो कर भी रहा है। हम अगर आनंद थ्री ऑयल कब आईपीओ हुआ, अराउंड अराउंड 2022 के लगभग शायद आईपीओ हुआ था, तो उसके उससे बाद हर क्वार्टर में वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो और अगर हम सस्टेनेबिलिटी को देखें कि ये जो ग्रोथ रेट है ये सस्टेनेबल है कि नहीं, तो मुझे मेरे जो मानना है कि हाँ ये सस्टेनेबल है, क्यों नहीं है 20-25% का ग्रोथ। अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन जो है वो तो अभी भी बहुत ही कम है, और वो तो 10% भी शायद अभी नहीं पहुंचा। जो हाउस होल्डिंग का जो वेल्थ है हमारा इंडिया में, उस उनका जो उसका जो 10% है वो भी नहीं है अभी। तो वही जो बात है कि म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगा, एमटीएम जो गेन है वो भी आएगा इस बीच जो है। एमटीएम का गेन मतलब कितना एमटीएम गेन होगा कि निफ्टी 50 हमको कितना रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म में, अराउंड 13-14% का रिटर्न देता है निफ्टी 50। तो एमटीएम जो गेन होगा वो 13-14 का होगा क्या, मतलब क्या कोई इनफ्लो नहीं भी आया, इनफ्लो अगर नेक्स्ट 5 ईयर जीरो भी रहा, म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है, जो इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में, वो जीरो भी होता है तब भी वो 13-14% से ग्रो करेगा। और उसके ऊपर से और क्या होगा कि जो हमारा जो म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो होता है हर मंथ, जो एसआईपी करते हैं लोग, जो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होता है वो भी जो एसआईपी करते हैं, तो उससे भी इनफ्लो आएगा। तो वहां से और भी 10-15% का ग्रोथ आ जाएगा। तो ओवरऑल एब्सोल्युटली कि ये जो गाइडेंस दे रहा है 20-25%, मुझे तो लगता है 25-30% ग्रोथ आराम से तो बनकर के भी कर लेगा। अब अगले जो 5-10 साल है, 15 साल के बारे में नहीं बोलते क्योंकि वो तो बहुत ही दूर है, तो 10 ईयर्स भी बहुत ही दूर दूर की ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स भी अगर है ये 25-30% से ग्रो कर लेता है तो अच्छा ही बात है।
और मुझे कोई उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं देखता कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो कर लेना ही चाहिए आराम से। तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ के अगर बात करें तो हाँ, जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है जरूर, 100% सस्टेनेबल है। तो एक बात है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बोला पहले, मैं क्या देखता हूँ कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है। दूसरा जो पॉइंट रेवेन्यू ग्रोथ का जो कंसिस्टेंसी वो किस तरह है। सेकेंड जो बात है कि गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट, सॉरी थर्ड जो बात है कि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वो क्या है। फोर्थ, गाइडेंस का जो सस्टेनेबिलिटी है, रेवेन्यू ग्रोथ का जो सस्टेनेबिलिटी है वो है या नहीं है। तो ये चार बात मैंने बोला कि ये चार पॉइंट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। सेकंड जो प्रायोरिटी है, और मैं अगर इसको फिफ्थ पॉइंट भी बताऊं तो फिफ्थ जो पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ। क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ मतलब क्या है, एक एक सेक्टर में एक एक तरह के जो पैरामीटर होता है, ठीक है, वो उसका जो चीज है कि क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ, ये सेक्टर वाइज डिपेंड डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर में कौन सा पैरामीटर हमको देखना चाहिए। एसेट मैनेजमेंट में अगर हम बोले तो वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम बोले तो मेन जो पैरामीटर है वो है क्या, जो एवीएम पर क्लाइंट कितना है, क्लाइंट का जो नंबर है उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है। एवीएम पर आरएम जो है वो एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है कि एक जो आरएम है वो एवरेज कितना एवीएम संभल रहा है। क्लाइंट ग्रोथ मैंने बोला कि क्लाइंट नंबर में जो ग्रोथ आ रहा है उसे हमको ट्रैक करना पड़ेगा। रेवेन्यू पर क्लाइंट ये जो है हमको ट्रैक करना पड़ेगा। क्लाइंट एट्रिशन जो होता है कि कोई क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा तो वो जो है बाहर निकल गया, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर पैरामीटर होता है। पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था V2 रिटेल, मेनली रिटेल अपैरल में, और जो बिजनेस अपडेट आया था उसमें मैं V2 रिटेल के जो एसएसजी का नंबर है उस बारे में मैं बात कर रहा था। तो रिटेल अपैरल कोई रिटेल का जो एक कंपनी है उसमें एसएसजी का नंबर इम्पोर्टेंट होता है। उसमें क्या है, और सीएसएफ, सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये जो नंबर है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह हर इंडस्ट्री में एक अलग अलग पैरामीटर होता है। अगर हम लेंडिंग इंडस्ट्री में है तो वहाँ पर क्या क्या है, डिसबर्समेंट का नंबर जो है इम्पोर्टेंट है। एवीएम का नंबर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसबर्समेंट का नंबर इम्पोर्टेंट है, स्प्रेड, नीम, और भी है कि जीएनपी एनएनपी वो भी है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक जो सेक्टर होता है तो एक एक सेक्टर में एक एक चीज इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ आता है, तो अगर हम देखें तो आनंद राठी ऑयल जो है अपने जो क्लाइंट बेस है वो 14% 15% से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, आप लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से। तो ये एक अच्छा बात है। जो अगर एवीएम का भी बात है तो वो भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ इज द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि जो ग्रोथ है वो उसका क्वालिटी क्या है। पिछले दिन मैं जो V2 एयरटेल के एसएसडी का नंबर जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो एसएसडी का नंबर अगर और भी बढ़ के आता, 9.5% आता, तो वो जो क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ होता वो और भी अच्छा होता, ठीक है। वही जो है पॉइंट है मेरा इस बारे में कि क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, आई थिंक ये जो है सिक्स पॉइंट होगा, तो है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है, अगर एक कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है उससे ज्यादा अगर उस कंपनी का पैट ग्रोथ आ रहा है, एबिटा ग्रोथ अगर ज्यादा है सेल्स ग्रोथ से, पैट ग्रोथ जो है वो अगर सेल्स ग्रोथ से ज्यादा आ रहा है, मतलब आनंद राठी का एवरी क्वार्टर में ही हम अगर देखें तो उनका जो पैट ग्रोथ आता है वो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा आता है। कि अगर सेल्स अगर 25% से ग्रो किया तो पैट लगभग 35% से ग्रो करता है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग लेवरेज लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने
का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा पैट ग्रोथ हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि पैट मार्जिन इंक्रीज कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ही कि ऑपरेटिंग लेवरेज, कौन सा कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज आ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, एक बात ठीक है कि एक पॉइंट के बाद ऑपरेटिंग लेवरेज में नहीं मिल सकता, क्योंकि पैट मार्जिन क्या 100% हो जाएगा, क्या नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब कुछ भी नहीं, मार्जिन एक्सपेंशन होता है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, यही है ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर ऑपरेटिंग लेवरेज हो रहा है तो मतलब क्या है, सेल्स अगर 40% से ग्रो कर रहा है तो पैट उससे ज्यादा 80% से ग्रो कर रहा है, 50% से ग्रो कर रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर हमको मिलता है तो स्टॉक का जो रेटिंग है, स्टॉक का जो पी है वो और भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर वर्सेस एक कंपनी जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑपरेटिंग लेवरेज। उसके बाद जो सेवेंथ जो पॉइंट है वो है पैट, ठीक है। ठीक है, पैट पैट ग्रोथ क्या है, जो मैंने बोला कि हमको जो है ये भी देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हो रहा है उसके साथ क्या पैट का ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पैट का ग्रोथ भी होना चाहिए हर कंपनी में, तो ही वो कंपनी जो है अच्छा कंपनी माना जाएगा। और एक चीज है कि क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कुछ भी नहीं, मेनली आरओई का ही मैं बात कर रहा हूँ कि आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये है क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आरओई के बारे में हम बात करें तो आरओई क्या है, आरओई कुछ भी नहीं, जो कंपनी का जो नेट वर्थ है उसके उससे वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है एक साल में। अगर एक कंपनी का आरओई है 20%, तो वो कंपनी अगर 100 रुपीज का जो नेट वर्थ है, लेट्स से 100 रुपीज का एक नेट वर्थ है, तो वो 100 रुपीज से वो 20% का जो है आरओई निकल रहा है, मतलब 20 रुपीज का जो पैट है पूरा साल में वो निकल रहा है। ठीक है। हम अगर 100 रुपीज एफडी में डालें तो उसका आरओई कितना आता है, 7% आता है लगभग। मतलब क्या है, मैं अगर 100 रुपीज आज जाके एक बैंक में जमा करता हूँ तो नेक्स्ट ईयर में मेरे को 107 रुपीज मिलेगा, है ना। तो यही है आरओई, कि अगर एक कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट निकल रहा है। तो आरओई को एनालाइज कैसे करें, तो आरओई एक स्टैंड अलोन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हम सेक्टर में देखें, एक सेक्टर में देखें, तो लेट्स से कंपनी ए का आरओई है 5%, ठीक है। कंपनी बी का आरओई है 20%। तो हर एक इंसान बोलेगा कि हाँ 20% आरओई वाला कंपनी खरीद लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूँ कि वो जो आरओई का नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। लेट्स से कंपनी ए का जो आरओई पिछले साल था वो 1% था। लेट्स से कंपनी ए का FY25 में आरओई था 1%। कंपनी ए का ही आरओई FY26 में हुआ 5%, ठीक है। तो 1% से 5% हुआ आरओई। कंपनी बी का आरओई है लेट्स से 20%, ठीक है, लेकिन पिछले जो साल है वहां पर आरओई था 25%। तो कंपनी बी का क्या हुआ कि आरओई घट के आया 25% से 20% तक, ठीक है। तो मैं चूज करूंगा कंपनी ए को जिसका आरओई है 5%, लेकिन आया कहाँ से, 1% से आया, है ना। लेकिन कंपनी बी का जो आरओई है वो 20% हो सकता है, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी वो घट रहा है। ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो सभी लोग कहेंगे कि हाँ हमको आरओई जिस कंपनी में ज्यादा मिल रहा है वो कंपनी खरीदना चाहिए। नहीं, जिस कंपनी का क्वालिटी इंक्रीज कर रहा है, क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है,
हमको वही कंपनी खरीदना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता है किसको, इम्प्रूवमेंट को रिवॉर्ड करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा ही होता तो हम अगर देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस जो आईटी कंपनीज है, एचडीएफसी जो है बैंकिंग, रिलायंस है, उनका जो स्टॉक प्राइस में गेन क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है। वो ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनका बिजनेस मॉडल हो सकता है बहुत ही अच्छा है एचडीएफसी का, जो अगर हम देखें तो एसेट क्वालिटी, तो वो तो प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी है, बहुत ही शानदार एसेट क्वालिटी है। लेकिन उनका जो स्टॉक प्राइस है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है पिछले 5-6 सालों से? इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है कि क्योंकि उनका जो बिजनेस का ग्रोथ है, बिजनेस का जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ रहा। लेकिन और भी बहुत सारे कंपनी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब तो आराम से जो है बढ़ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ, बीच में जो है एमएफआई, ये और भी बहुत सारे चीजों की वजह से उनका जो है स्टॉक का डीरेटिंग हुआ था, और वो तो लाजमी बात है कि क्वालिटी अगर घटेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक का भी डीरेटिंग होगा। लेकिन फिर जब ही वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब फिर से अच्छा करना स्टार्ट करेगा, जो पहले किया था 2021 2022 उस समय, तो फिर से वो उसका जो स्टॉक का जो रेटिंग होगा। तो यही बात है क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम आनंद राठी को देखें, आनंद राठी का जो क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनका जो एक तो है आरओई तो ज्यादा है ही, 40-45% का आरओई है। लेकिन वो जो आरओई का जो डायरेक्शन भी है वो भी ऊपर जा रहा है। 45% 40% का आरओई रहने के बाद भी अगर आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैनेजमेंट भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हाँ, हम जो है और भी ऑपरेटिंग लेवरेज ला सकते हैं, और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा तो आरओई फिर से और भी ऊपर जाएगा। तो वो जो क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आनंद राठी राठी के साथ है कि उनका जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल शायद आनंद राठी का आरओई कितना था, 40% के लगभग था। इस साल हम अगर देखें तो आनंद राठी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉरी आरओई है, वो है कितना, अराउंड अराउंड आई थिंक 44-45, इस रेंज में ही होगा। तो ये जो एक बात है कि एक तो आरओई बहुत ही अच्छा है इनका, 40-45% का आरओई ये निकल रहा है, और आरओई का जो डायरेक्शन भी है वो भी ऊपर की तरफ है। तो दोनों चीज ही पॉजिटिव की तरफ है। तो क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बोले तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यही जो पैरामीटर है, यही 7-8 पैरामीटर जो मैंने बोला, और भी कुछ इधर उधर है, तो एक एक इंडस्ट्री में तो एक एक चीज है, लेकिन ओवरऑल जो है यही बात मैं ट्रैक करता हूँ एक कंपनी में, एक सेक्टर में, हर कंपनी के लिए, ठीक है। तो मैं अगर सम अप करता हूँ तो पहले क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जो है कंसिस्टेंसी ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ, कि वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कितना कंसिस्टेंट आ रहा है। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, कि मैनेजमेंट क्या देख रहा है फ्यूचर में, क्या प्लान कर रहा है, कितना उम्मीदें हैं उनका जो बिजनेस है उससे। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 3 नंबर। 4 नंबर जो है वो है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, क्या क्या जो ग्रोथ मैनेजमेंट बोल रहा है, क्या जो ग्रोथ कंपनी पिछले 1-2 सालों से कर रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, एक इम्पोर्टेंट चीज है ये। 4th नंबर। 5th नंबर जो है क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ क्या है, एक एक इंडस्ट्री में एक एक पैरामीटर है। अगर हम एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट यहाँ पर बोले तो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट पर एवीएम पर क्लाइंट, क्लाइंट का ग्रोथ, एवीएम पर आरएम। तो यही है क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ। फिर क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं, कि मतलब जो मार्जिन जो एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं, पैट मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं, एबिटा मार्जिन जो है वो एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। फिर है पैट का ग्रोथ, कि प्रॉफिट कितने
ज़्यादा रेट से वो ग्रो कर रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर पैट का ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो स्टॉक का जो रेटिंग है ऊपर की तरफ, तो वो और भी ज़्यादा आसानी से होता है। एक बात है, और लास्ट में जो है क्वालिटी ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का जो आरओई है, आरओए है, ये जो है ये ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो यही कुछ पॉइंट है जो मैं मेनली ट्रैक करता हूँ, और भी पॉइंट होता है, लेकिन मेनली जो है ये जो पॉइंट है यही इम्पोर्टेंट है। तो इतना ही। कोई और दिन और भी सेक्टर से हम बात कर सकते हैं, सेक्टर उठा के। आज जो है मैं बात किया कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो दो मेन कंपनी है, आनंद वेल्थ, नोवामा वेल्थ, उसके बारे में बात किया। फिर और एक दिन और एक कंपनी को लेके हम बात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू।